हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम कंटिन्यू करेंगे सीनियर्स वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे थे पिछले 3 वीडियो से। ठीक है, हमारा आखिरी वीडियो होगा। इसमें हम कोशिश करेंगे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए जो भी हमारे सीनियर्स के सिस्टम से आते हैं। ठीक है, तो आज पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द इटोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पैराप्लेजिया। ठीक है, पैराप्लेजिया। तो पैराप्लेजिया क्या है? पैराप्लेजिया रिफर्स टू पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब। पैरालिसिस रिफर्स टू पार्शियल वीकनेस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब। ठीक है, जो पैराप्लेजिया होता है उसका मतलब है कि दोनों लोअर लिम्ब का हो जाना, क्या हो जाना, पैरालिसिस। ठीक है, और जो पैरालिसिस होता है वो होता है पार्शियल वीकनेस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब। इटोलॉजी क्या है? इटोलॉजी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड डिजीज पढ़े थे हम लोग 352 पेज में, वो उसका इटोलॉजी है। तो हम क्या पढ़े थे देख लेते हैं। ठीक है, इटोलॉजी क्या है इसका? यही है इटोलॉजी। कंप्रेसिव माइलोपैथी, नॉन कंप्रेसिव माइलोपैथी। ठीक है, जितने भी स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, एस्ट्राड्यूरल, इंट्राड्यूरल और इंट्रामेडुलरी। ठीक है, नॉन कंप्रेसिव में ट्रांसफर्स, रेडिएशन, एड्स माइलोपैथी, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये आपका हो जाएगा इटोलॉजी, जितने भी आपका कंप्रेसिव माइलोपैथी और नॉन कंप्रेसिव माइलोपैथी। कंप्रेसिव में एस्ट्राड्यूरल, इंट्राड्यूरल और इंट्रामेडुलरी, और नॉन कंप्रेसिव में ट्रांसवर्स माइलाइटिस। ठीक है, और रेडिएशन माइलोपैथी, एड्स माइलोपैथी, रेडिएशन एड्स, और ट्रॉपिकल स्पास्टिक स्पाइनल कॉर्ड का इंफेक्शन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एड्स माइलोपैथी, ट्रांसवर्स माइलोपैथी। ठीक है, ये आ जाएंगे उसके कॉज में आएंगे पैराप्लेजिया के। अदर क्या हो सकता है आपका? एंटेरियर हॉर्न सेल का डिजीज है, कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, क्या क्या है? एंटेरियर हॉर्न सेल में डिजीज हुआ है तो हो सकता है पैराप्लेजिया, कॉर्डा इक्वाइना और गुलियन बैरी सिंड्रोम। ठीक है, अनपेयर्ड एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी का इस्कीमिया हो गया है, और पेरिसाइटल मेनिंजियोमा हो गया है, सुपीरियर साइटल साइनस ऑफ थ्रोम्बोसिस हो गया है। ठीक है, क्या क्या है? एंटेरियर हॉर्न सेल याद कर रख लो, और गुलियन बैरी सिंड्रोम याद कर लो, और आपका जो आर्टरी है, कौन सा आर्टरी? एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, उसका इस्कीमिया हो गया है और मेनिंजियोमा हो गया है। ठीक है, ये सब याद कर लो। अब आते हैं फीचर्स, क्या देखेंगे हम लोग को? एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड लेसन्स प्रोड्यूस फ्लेसिड पैरालिसिस पैराप्लेजिया इनिशियली ड्यू टू स्पाइनल शॉक। ठीक है, पहले क्या होगा कि हमको एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड का लेसन देखने को मिलेगा जो प्रोड्यूस करता है फ्लैसिड पैराप्लेजिया इनिशियली ड्यू टू स्पाइनल शॉक। हाउएवर जब बाद में क्या होगा, ये स्पैस्टिक बन जाएगा। ठीक है, पहले फ्लैसिड होगा फिर स्पैस्टिक बनेगा। लेसन्स ऑफ पेरिफेरल नर्व, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, गुलियन सिंड्रोम रिजल्ट इन फ्लैसिड पैराप्लेजिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आपका फ्लैसिड पैराप्लेजिया दिखाई देता है, फिर बाद में स्पैस्टिक बन जाएगा। लेकिन अगर पेरिफेरल नर्व का भी आपको लेसन हुआ है तो वहाँ पे आपका फ्लैसिड पैराप्लेजिया दिखाई देगा। ठीक है, पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन इज सीन व्हेन ओनली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज इन्वॉल्व बिकॉज एक्स्ट्रापिरामिडल सिस्टम टेक्स ओवर रिजल्टिंग इन एक्सेस टोन ऑफ एंटी ग्रेविटी मसल। क्या बोल रहा है ये कि जब हम एक्सटेंड करेंगे तब पैराप्लेजिया देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है ना वो इन्वॉल्व रहता है। बिकॉज वहाँ पे क्या होगा, फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिस्टम है वो उसको ले लेगा, टेक ओवर कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो एंटी ग्रेविटी मसल है उस पर ज़्यादा टोन देखने को मिलेगा। ठीक है, पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन, ये क्या था? एक्सटेंशन था। पैराप्लेजिया एक्सटेंशन कब देखने को मिलेगा? जब आपका कॉर्टिकोस्पाइनल, ओनली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व रहेगा तब हमको दिखेगा, एक्सटेंशन में दिखेगा पैराप्लेजिया। और फ्लेक्शन में कब दिखाई देगा? जब हाँ, जब बोथ कॉर्टिको स्पाइनल एंड एक्स्ट्रापिरामिडल सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो सिर्फ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व है तब तो फिर एक्सटेंशन दिखाई देगा। और फ्लेक्शन में कब दिखाई देगा? जब कॉर्टिकोस्पाइनल और एक्स्ट्रापिरामिडल दोनों इन्वॉल्व है, बिकॉज इंक्रीज इन टोन ऑफ फ्लेक्शन। ठीक है, बावल एंड ब्लैडर डिस्टर्बेंस एंड सेंसरी सिस्टम सिम्टम आर कॉमन इन स्पाइनल कॉर्ड लेसन। ये तो ऊपर ही पढ़े थे अपन, है ना? तो बावल और ब्लैडर डिस्टर्बेंस दिखेगा हम लोग को। एडिशनल क्लिनिकल फीचर क्या देगा? डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग कॉज। अब आते हैं अपन इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। प्लेन एक्सरे ले लेंगे स्पाइन का, MRI कराएंगे और एप्रोप्रिएट टेस्ट कराएंगे। ठीक है, प्लेन एक्सरे क्यों कराएंगे? कैन डिटेक्ट डिजेनरेटिव चेंजेस ऑफ स्पाइन। ठीक है, वर्टिबल फ्रैक्चर्स एंड एनी अदर वर्टिबल डिजीज, जितनी स्पाइन के वो हैं वो हम पता कर सकते हैं। MRI कराएंगे स्पाइन का तो डिटेलिंग बताएगा वो स्पाइनल कॉर्ड के और कवरिंग्स को, स्पाइन एंड डिस्क पैथोलॉजी को, और बाकी कोई कॉज होगा तो उसके लिए एप्रोप्रिएट टेस्ट लगाएंगे अपन। कॉम्प्लिकेशन क्या है?
कि उसको बार बार बेड सोर हो सकता है, एक ही जगह पर रहेगा तो बेड सोर हो सकता है, लिम्ब में कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है क्योंकि मूव नहीं करेगा ना, तो कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, फीकल इन्फेक्शन और यूरिनरी इन्फेक्शन। ठीक है, आप ये 4 याद रख लो। बेड सोर हो सकता है उसको, बेड सोर, वहाँ पे उसका लिम्ब में कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी है ना, लिम्ब कॉन्ट्रैक्चर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, बेड सोर और ऑस्टियोपोरोसिस। अब उसको मैनेज कैसे करेंगे अपन, तो बहुत सारा मैनेजमेंट हो सकता है इसका। पहला है जनरल मेजर, पेशेंट नीड बोथ फिजिकल एंड मेंटल सपोर्ट, गुड न्यूट्रिएंट्स डाइट शुड बी प्रोवाइडेड, एनी इंटर करेंट इन्फेक्शन इज पोटेंशियली डेंजरियस एंड शुड बी ट्रीटेड अर्ली। ठीक है, ब्लैडर केयर करेंगे, कंटिन्यूस इनडोलिंग करेंगे, कैथेटर लगाएंगे इज रिक्वायर्ड इनिशियली, हाउएवर इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन इज बेटर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, हम बार बार निकाल के वापस लगाएंगे क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है उसको। वंस द पेशेंट लर्न्स द टेक्निक ऑफ कैथेटराइजेशन ही कैन डू इट हिमसेल्फ। may develop reflex bladder emptying helped by abdominal pressure. Free urinary drainage is essential to avoid stasis, subsequent infection and calculi formation. क्या बोल रहा है ये कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटिन्यू उसका क्या बोलते हैं, इंटरलिंग कराएंगे कैथेटर का, और हम ना बार बार इंटरवल में कैथेटर को निकाल के वापस लगाएंगे क्योंकि इसमें इन्फेक्शन कॉज हो सकता है अगर अपन बार बार इंटरमीडिएट चेंज नहीं करेंगे तो कैथेटर को। ठीक है, और जब पेशेंट खुद सीख लेगा ना, लर्न्स द टेक्निक ऑफ कैथेटराइजेशन, वो अपने आप खुद कर सकता है। मैनी डेवलप रिफ्लेक्स ब्लैडर एम्पटाइंग। ठीक है, कुछ लोग के पास अंदर वो रिफ्लेक्स ब्लैडर एम्पटाइंग का डेवलप हो जाता है, हेल्प्ड बाय एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, फ्री यूरिनरी ड्रेनेज जो है वो एसेंशियल रहता है। ये तो क्या ब्लैडर केयर हो गया, जनरल केयर हो गया, ब्लैडर केयर हो गया। अब आते हैं बाउल केयर। कॉन्स्टिपेशन एंड फीकल इन्फेक्शन आर कॉमन इन पैराप्लेजिक, दिस शुड बी अवॉइड बाय स्टूल सॉफ्टनर। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, उसको खास कर उसको फाइबर्स खिलाएंगे उसको, और स्टूल सॉफ्टनर्स खिलाएंगे, लैक्सेटिव और रेगुलर एनेमास। ठीक है, डिजिटल इवैक्यूएशन में बी नेसेसरी इफ स्टूल्स आर हार्ड एंड इम्पैक्टेड, रिफ्लेक्स रेक्टल एम्पटाइम डेवलप लेटर एंड पेशेंट कैन पास स्टूल हिमसेल्फ। ठीक है, बाद में रिफ्लेक्स रेक्टल एम्पटाइम हो जाएगा, खुद का डेवलप हो जाएगा, वो खुद पास कर लेगा। ये हो गया आपका ब्लैडर हो गया, बाउल हो गया। अब आते हैं स्किन केयर। सिंस द पैराप्लेजिक पेशेंट इज बेड रिडन मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रेशर सोर्स। प्रेशर सोर्स आर कॉमनली ओवर प्रेशर पॉइंट्स such as sacrum, iliac crest, greater trochanter, heels and malleus. They can be prevented by maintaining cleanliness, ठीक है, and turning the patient every 2 hours. मतलब कि एक ही जगह पर उसको स्थिर नहीं रखना है पेशेंट को, बार बार से टर्न का आना है क्योंकि अगर एक ही जगह रहेगा तो प्रेशर सोर हो सकता है। ठीक है, Ripple mattress and water beds are very useful to prevent pressure sores. If pressure sores develop, plastic surgical repair should be considered. अगर प्रेशर सोर डेवलप हो गया है तो हम प्लास्टिक सर्जरी का रिपेयर करेंगे। प्रेशर पाल्सिस, अल्नर नर्व एंड कॉमन पेल्विक नर्व मस्ट बी अवॉइड। ठीक है, अब आते हैं लोअर लिम्ब में आते हैं। पैरालाइज्ड लोअर लिम्ब आर प्रोन टू डेवलप कॉन्ट्रैक्चर एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब वही है, लोअर मूव नहीं कर रहा है तो उसमें हम लोग को कॉन्ट्रैक्चर और डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, जो हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, बाय फिजियोथेरेपी। सीवियर स्पेस्टिसिटी विद फ्लेक्चर और एक्सटेंशन स्पैज्म मे बी हेल्प्ड बाय बैक्लोफेन, डाइज़ेपैम, रेंटोलिन। अगर बहुत ज़्यादा ही आपका एक्सटेंशन और फ्लेक्चर में स्पेसिसिटी आ गया है तो उसको अपन डेंटोलिन, डाइज़ेपैम है ना, बोटुलिज्म टॉक्सिन, इसे अपन देंगे तो क्या करेगा, उसको ठीक कर देगा। ट्रीटमेंट क्या है ऑफ द अंडरलाइंग कॉज। अंडरलाइंग कॉज शुड बी आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटेड। और बाद में क्या है, रिहेबिलिटेशन। मेनी पेशेंट विद पैराप्लेजिया कैन बिकम पार्शियली और फुली इंडिपेंडेंट, स्पेशलाइज्ड एडवाइस फ्रॉम द रिहेबिलिटेशन यूनिट नेसेसरी। ठीक है, इजी था, आप उसको बेसिक आप खुद इमेजिन करके भी लिख सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक को पैराप्लेजिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक का इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है रोमबर्ग साइन क्या होता है। रोमबर्ग साइन इज पॉजिटिव इन सेंसरी एटेक्सिया। ठीक है, रोमबर्ग साइन क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, एक साइन है ये जो हमको सेंसरी एटेक्सिया में देखने को मिलता है। इट इज़ नॉट अ टेस्ट टू एसेस द सेरेब्रल फंक्शन, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये बस एक साइन है। ठीक है, कैसे करते हैं रोमबर्ग साइन। Ask the patient to stand with the feet together. Then ask the patient to close both the eyes. If the patient shows swaying or loses balance, then Romberg sign is positive. ठीक है. Note: if the patient cannot stand with their feet together and eyes open, then the cerebellar lesion is present and Romberg test is not applicable. ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे, पेशेंट को कि आप खड़े होइए, दोनों फीट को चिपकाइए, और अगर दोनों फीट चिपकाइए और आँख को बंद करिए। अगर आँख को बंद करने के बाद
वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, तो मतलब रोम्बल साइन प्रेजेंट है। अब नोट करना है कि अगर वो आँख के खुलने तक खुला हुआ में भी वो नहीं कर पा रहा है, मतलब कि उस पर सेरेब्रल जो है वो लेसन हुआ है, तो ये साइन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है? टू मेंटेन इक्विलिब्रियम अ पर्सन रिक्वायर्स इंटैक्ट जॉइंट पोजीशन सेंस, इंटैक्ट विजन एंड इंटैक्ट वेस्टिबुलर एंड सेरेब्रल सिस्टम, ठीक है। एक आदमी को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उसको एक जॉइंट पोजीशन इंटैक्ट चाहिए, और विजन इंटैक्ट चाहिए उसको, और इंटैक्ट वेस्टिबुलर और सेरेब्रल फंक्शन इंटैक्ट चाहिए। द एब्सेंस ऑफ वन कैन बी कंपनसेटेड बाय द अदर। इन पोस्टीरियर कॉलम लेसन, अगर पोस्टीरियर कॉलम लेसन होता है, जॉइंट पोजिशन सेंस इज लॉस्ट, तो वहाँ जॉइंट पोजिशन का सेंस लॉस्ट हो जाएगा, बट द पर्सन मेंटेन द बैलेंस बाय विजुअल कॉम्पनसेशन, ठीक है। When the eyes are closed, visual cue is removed and the person swaps और loosen balance, ठीक है। तो ये बताता है कि इसके पोस्टीरियर कॉलम में लिसन हुआ है, इसलिए ये पोजिशन अपना मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कॉमन क्या कॉज हो सकते हैं पॉजिटिव रोम्बक टेस्ट के लिए? पहला, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। डायबिटिक पेरिफेरल लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी, फेड्रिक एटेक्सिया और टेबेस टोर्सालिस, ठीक है। अगर मैं याद रखना है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इसमें क्या होता है कि आपको कॉर्ड का ना डिजेनरेशन हो जाता है, डिजेनरेशन। और फिर आपका डायबिटिक न्यूरोपैथी उसमें हो सकता है, ठीक है। और उसके फिर आपका फेड्रिक एटेक्सिया याद रख लो, और टेबेस टोर्सालिस, ये हो गया रोम्बक साइन हो गया। अब हम आते हैं नीचे। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस, जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो ये थोड़ा सा हमको ईजी पड़ेगा। माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड डिसऑर्डर, ठीक है। ये इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रहता है, अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस, वर्सनड बाय रिपीटेटिव यूज एंड इम्प्रूव्ड बाय रेस्टिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि आप कोई एक्सरसाइज करते हो ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये आपके मसल का ना बहुत वीक हो जाएगा, ठीक है। और जब आप रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाएगा। ये एक न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में दिक्कत आता है, ठीक है। एक इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड डिसऑर्डर है। इट इज़ मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। इटियोलॉजी क्या है इसका? द बेसिक एबनॉर्मलिटी इन माइस्थेनिया ग्रेविस इज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मसल वीकनेस इज ड्यू टू एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। मसल वीकनेस क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, टी सेल डिपेंडेंट इम्यूनोलॉजिकल अटैक डायरेक्टेड एट पोस्ट सिनेप्टिक एस्टाकोलाइन रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पे ना, आपके जो पोस्ट सिनेप्टिक में एस्टाकोलाइन रिसेप्टर है ना, वहाँ पे आपका एंटीबॉडी आके ना अटैक कर दिया। एंटीबॉडी कहाँ बाइंड कर दिया? एंटीबॉडी बाइंड्स टू एस्टाकोलाइन रिसेप्टर एंड प्रिवेंट एस्टाकोलाइन एक्शन लीडिंग टू वीकनेस। अब देखो, एस्टाकोलाइन आया, सिनेप्स से रिलीज हुआ, अब वो आके जुड़ेगा रिसेप्टर में, लेकिन एंटीबॉडी क्या हुआ, टी सेल डिपेंडेंट एंटीबॉडी क्या हुआ, वो आके ना रिसेप्टर में बाइंड कर गया, जिसके कारण एस्टाकोलाइन जुड़ नहीं पाया, तो वीकनेस हुआ, ठीक है। देयर इज स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन HLA-B8 एंटीजन एंड माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। इसमें याद रखना कि माइस्थेनिया ग्रेविस में HLA-B8 का काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रहता है, ठीक है। थाइमस प्लेज एन इंपॉर्टेंट अननोन रोल इन द पैथोजेनेसिस। देयर इज इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इन पेशेंट विद थाइमोमा। जिसपे थाइमस ग्लैंड नहीं है, उन पर ज़्यादा चांस होता है, और कैसे होता है हमको नहीं पता, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं। द डिजीज अकर्स एट ऑल एजेस, यूजुअली इट स्टार्ट बिटवीन 10 to 70 ईयर्स ऑफ एज। ऑनसेट में भी सडन और ग्रेजुअल, ऑनसेट सडन हो सकता है, ग्रेजुअल हो सकता है, ठीक है। इट इज़ 2 times मोर कॉमन इन वुमेन, ठीक है। वुमेन से ज़्यादा होता है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वीकनेस इन माइस्थेनिया ग्रेविस इज इट्स फ्लक्चुएशन। मसल स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद एक्टिविटी। मसल स्ट्रेंथ क्या होगा, एक्टिविटी करने के साथ साथ बहुत कम होते जाएगा, और रेस्ट करोगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। Patient complains of easy fatiguability. This can be demonstrated by asking the patient to look up without closing the eyes for a minute, ठीक है। हम पेशेंट को बोलेंगे आप ऊपर देखो और आइज को बंद मत करना, काउंट बहुत जोर से काउंट करो लाउडली 1 to 100 एंड होल्ड द आर्म्स इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन फॉर अ मिनट। मसल वेस्टिंग डज नॉट अकर, ठीक है। इसमें मसल वेस्टिंग अकर नहीं होता है, ठीक है। टेंडन रिफ्लेक्स भी प्रिजर्व रहता है। स्मूथ मसल्स भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। आपका मसल वेस्टिंग भी नहीं होता है इसमें, टेंडन रिफ्लेक्स प्रिजर्व रहता है, स्मूथ मसल का मसल भी इन्वॉल्व नहीं रहते। द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स गेट इन्वॉल्व फर्स्ट इन मोस्ट केसेस, बिकॉज ऑफ विच पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिप्लोपिया, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस में वो डिप्लोपिया केस लेके आएगा। वीकनेस ऑफ लेवेटर पैल्पेब्री सुपरसिस लीड टू टोसिस। डिप्लोपिया और टोसिस देखने को मिलेगा उसको, ठीक है। तो आपका एक्स्ट्राओकुलर मसल है, वहाँ पे वीकनेस हो जाएगा और उसको टोसिस हो जाएगा।
इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल मसल्स रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन आई क्लोजर, ठीक है। अब फेशियल मसल्स का भी इन्वॉल्व हो रहा है तो वो आई को क्लोज नहीं कर पाएगा। इन एबिलिटी, डिफिकल्टी इन आई क्लोजर, इन एबिलिटी टू विसल एंड डिस्टॉर्टेड स्माइल, ठीक है। और स्माइल नहीं कर पाएगा और विसल नहीं कर पाएगा। दिस डिफिकल्टी इन चूइंग टफ फूड्स। वीकनेस ऑफ द टेरिगॉइड्स रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन क्लोजिंग द माउथ, ठीक है। आप देखो जितने भी फेशियल मसल्स होते हैं ना और मसल मैस्टिकेशन सारे वीक हो गए हैं, तो मसल मैस्टिकेशन वीक होगा तो वो अपने जॉ को बंद नहीं कर पाएगा, माउथ को बंद नहीं कर पाएगा। और उसके आँख जो लेवटर पैल्परी वो वीक हो गया है तो आँख को बंद नहीं कर पाएगा, विसल नहीं कर पाएगा वो, है ना। उसके जितने फेशियल मसल्स हैं तो वो स्माइल उसका डिस्टॉर्टेड रहेगा, ठीक है। और जॉ भी उसका हैंग कर रहा होगा। वीकनेस ऑफ बल्बर मसल्स रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन सॉलिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। और जो बल्बर होते हैं मसल्स वो चबा नहीं पाएगा, कुछ खाना निगल नहीं पाएगा और कुछ बोल भी नहीं पाएगा। वॉइस भी एकदम स्लो हो जाएंगे, वॉइस बिकम लो एंड फेड्स अवे एज द पेशेंट कंटिन्यूज टू स्पीक। इन द लिम्स प्रॉक्सिमल मसल्स आर कॉमनली इन्वॉल्व, ठीक है। लिम्स में क्या होगा, लिम्स में डिस्टल नहीं होगा, इसमें प्रॉक्सिमल होगा, डिस्टल बाद में होगा। दिस रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन रेजिंग द आर्म अबव द शोल्डर, तो अपने आर्म को भी ऊपर नहीं ला पाएगा। डिफिकल्टी इन गेटिंग अप फ्रॉम द स्क्वाटिंग पोजिशन और क्लाइंबिंग स्टेयर, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, ठीक है। उसके डायफ्राम में और इंटरकोस्टल मसल्स में भी वीकनेस आएगी जिसके कारण उसको सांस लेने में दिक्कत होगा। दे में भी अदर ऑटोइम्यून डिजीज सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पर्निशियस एनीमिया, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस एसेट्रा, ठीक है। क्या क्या होगा अपन फीचर्स देखेंगे अपन। पहला आप लिखना फीचर्स में कि ये हर एज में होता है और वुमेन्स में होता है। फिर आते हैं अपन क्या क्या फीचर्स दिखेंगे। तो पहला क्या है, वो काम करेगा, थक जाएगा, रेस्ट करेगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन देख सकते हैं कि आस्किंग पेशेंट को आँख ऊपर देखने बोलेंगे 10 और चिल्लाने बोलेंगे 1 से 100 तक, और उसको आर्म को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 2 मिनट रखने बोलेंगे। और फिर मसल वेस्टिंग इसमें नहीं होता है। इसमें क्या बोलते हैं, टेंडन रिफ्लेक्स प्रिजर्व रहता है और स्मूथ मसल इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। वो खाने को सोलो नहीं कर पाएगा, उसका मसल मैस्टिकेशन वीक हो जाएगा, वो आँख को बंद नहीं कर पाएगा, वो फेस को क्या बोलते हैं इसमें स्माइल नहीं कर पाएगा अच्छे से वो, है ना। और इसे दिखेगा डिप्लोपिया टोसिस, ये दिखेगा हम लोग को, ठीक है। और फिर वो बोल नहीं पाएगा, सोलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और वॉइस बहुत कम धीरे हो जाएगा उसका। लिम्स में प्रॉक्सिमल मसल्स जो होंगे वो वीक होंगे दैन डिस्टल वंस, वो एकदम चल नहीं पाएगा। और ये क्या बोलते हैं, उसको आर्म को शोल्डर को ऊपर लाने में दिक्कत होगा, रेस करने में दिक्कत होगा, ठीक है। अगर वो बैठा हुआ तो उठने में दिक्कत होगा, उठे तो बैठने में दिक्कत होगा उसको, ठीक है। और अगर डायफ्राम और इंटरकोस्टल में तो वो सांस लेने में दिक्कत होगा, सांस ले नहीं पाएगा वो। और बाकी सभी ऑटोइम्यून डिजीज हो सकते हैं उसको। डायग्नोस कैसे करोगे। फ्लक्चुएटिंग वीकनेस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, weakness increases on exertion and improve on resting. The combination of ptosis, ophthalmoplegia with weakness or of orbicularis oculi and normal people is virtually diagnostic, ठीक है। आपको मेन याद रखना है कि काम करेगा, थक जाएगा और रेस्ट करेगा, ठीक हो जाएगा। बाकी वीकनेस जो होता है बढ़ जाता है वो बोला है वो। और इसमें टोसिस, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, डिप्लोपिया, वीकनेस ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली, ये सब देखने को मिलता है हम लोग को। कैसे करोगे इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे। एंटीकोलिनर्जिक टेस्ट, ठीक है। Drugs which inhibit acetylcholinesterase can increase the level of acetylcholine at the neuromuscular junction and improve muscle weakness, ठीक है। जो ड्रग्स होते हैं जो इनिबिट करते हैं एसिटाइलकोलिन को, वो क्या करेंगे, वो एसिटाइलकोलिन को लेवल को बढ़ा देते हैं एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और इंप्रूव करेंगे मसल वीकनेस। सच ड्रग्स इंक्लूड एंड्रोफोनियम एंड नियोस्टीमिन, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है, एंड्रोफोनियम और नियोस्टीमिन, ये करते हैं, ये एंटीकोलिन टेस्ट होते हैं एग्जाम, ठीक है। अब देखो अब टेस्ट आता है, नियोस्टीमिन टेस्ट, एंड्रोफोनियम टेस्ट, जो बोलते हैं अपन टेस्लोन टेस्ट। अब देखो हुआ क्या कि ये क्या करेगा, ये एसिटाइलकोलिन टेस्ट एंजाइम को ना रोक देगा। तो नॉर्मल पर्सन में क्या होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन में उसका मसल वीकनेस नहीं होना चाहिए ना, उसका मसल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, है ना। जो एसिटाइलकोलिन दिखाता है वो होना चाहिए, क्योंकि आपके जो जंक्शन में एसिटाइलकोलिन भर भर के आ गए। मगर अगर उसको माइस्थीनिया ग्रेविस हुआ है तो फिर जो आपका सिम्टम था वो वही दिखेगा, वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। 1 milligram of neostigmine is given intramuscularly or subcutaneously. Muscle weakness improves in 15-20 minutes and reaches in peak in 30 minutes. 1 ampullal atropine can be given before injecting neostigmine to prevent muscarinic side effect and cardiac complication, ठीक है। तो neostigmine देंगे अपन, तो वहाँ पे मसल वीकनेस जो है वो इम्प्रूव होगा, थोड़ा ठीक होगा और मसल जो है वो रीच करेगा 30 मिनट्स में। अब आते हैं एंड्रोफोनियम। एंड्रोफोनियम इज अ शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेटेरस ड्रग
10 milligrams is drawn into the syringe. Initially 2 milligrams injected IV, and if there is no side effect, the balance 8 milligrams is given after 30 seconds. Muscle weakness improve within a minute and effect last for 5 to 10 minutes. एट्रोपिन को वो दे सकते हैं। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि हम न्यूस्टिग्मिन और एट्रोपिन देंगे तो जो मसल वीकनेस था वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये एस्टाइकोलिन जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये तो क्या आपका एंटीकोलिन टेस्ट हो गया। इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होगा? सुपरा मैक्सिमल स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व एट 2 से 3 हर्ट्ज रिजल्ट इन डिक्रीमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इवोक्ड मसल एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द फर्स्ट टू द 5th रेस्पॉन्स। क्या बोल रहा है ये? इलेक्ट्रोमायोग्राफी देखेंगे अपन तो सुपरा मैक्सिमल स्टिमुलेशन होता है मोटर नर्व का 2 से 3 हर्ट्ज के लिए, जिसमें आपका जो मसल एक्शन पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। ठीक है, 1st से 5th रेस्पॉन्स में। द टेस्ट इज पॉजिटिव इन नियरली ऑल पेशेंट। द एब्नॉर्मलिटी दैट इज डिक्रीमेंटल रेस्पॉन्स इज रिवर्स्ड बाय नियोस्टिग्मिन। अब आते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट आते हैं। इससे अब ये ध्यान रखो कि जो मसल्स का टोन होता है, जब एम्पलीट्यूड होता है, वो पहले से लेकर 5th तक देखेंगे अपन तो कम होते जाएगा, उसका जो एक्शन है ना पोटेंशियल, वो कम होते जाएगा। तो ये हमको दिखता है मैक्सिमम ग्रेविस पेशेंट लोग में। अब आते हैं सेरोलॉजी टेस्ट में आते हैं। द डेमोस्ट्रेशन इन सीरम ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इज सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट पे जो एंटीबॉडी बन रहे हैं वो हमको दिखेगा। ठीक है, अब बाकी चेस्ट एक्सरे देख सकते हैं अपन टू रूल आउट द थाइमोमा। ठीक है, और सिटी स्कैन कर सकते हैं अपन थाइमिक के लिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट शुड बी डन एट 10% ऑफ केस हैव एसोसिएटेड हाइपरथायरॉयडिज्म। ट्रीटमेंट क्या है? ऑगमेंटेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। एंटीकोइंट्रेस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स। these are pyrostigmine and neostigmine. Pyrostigmine has fewer muscarinic side effects and therefore more widely used in patient who does not respond adequately to anticoagulants. Other forms of therapy should be added. ठीक है, अब आते हैं इम्यूनोसप्रेशन। अल्टरनेट डे प्रेडिसोलोन ट्रीटमेंट शुड इंड्यूस रेमिशन, इम्प्रूव करता है डिजीज को। ठीक है, आफ्टर द इम्प्रूवमेंट रीचेज द प्लेट्यू, द डोज मस्ट बी लोअर ग्रेजुअली ओवर सेवरल मंथ टू स्टेबलाइज द मिनिमम मेंटेनेंस डोज। ठीक है, और एक होता है आपका एजियोथेरेपिन। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, ड्रग्स दे दोगे कौन सा है, प्रेडिसोलोन स्टीरॉइड्स में, और एजियोथेरेपिन दे दोगे। ये भी क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करता है। ठीक है, एजियोथेरेपिन अलॉन्ग विद प्रेडिसोलोन रिड्यूस द डोज ऑफ प्रेडिसोलोन एंड इज एसोसिएटेड विद फ्यूअर ट्रीटमेंट फेलियर। ठीक है, और बस इतना काफ़ी। और साइक्लोस्पोरिन दे सकते हो आप। ठीक है, अदर में क्या आएगा, प्लाज्मा फेरेसिस इंडिकेटेड इन सीवियर जनरलाइज्ड और फर्मेटिंग माइग्रेन ग्रेविस दैट इज रिफ्रैक्टरी टू अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। IV immunoglobulin therapy is also useful. और एक क्या करोगे, थाइमेक्टोमी इंक्रीज द रेमिशन रेट एंड इम्प्रूव द क्लिनिकल कोर्स ऑफ माइग्रेन ग्रेविस। थाइमेक्टोमी। अब क्या है, कोनर्जिक एंड माइग्रेन क्राइसिस। कोनर्जिक क्राइसिस और माइग्रेन क्राइसिस क्या होता है, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं अपन। लास्ट है आपका डिमेंशिया, जिसको अपन बोलते हैं आपके अल्जाइमर डिजीज। Dementia is defined as acquired deterioration in cognitive ability that impairs the performance of activity of daily living. ठीक है, डिमेंशिया क्या है कि एक्वायर्ड है, अपन इसको एक्वायर्ड करते हैं जिससे आपका कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो खत्म होता है, आपका इम्पेयर होता है। ठीक है, एक्वायर्ड डिटोरेशन इन कॉग्निटिव एबिलिटी दैट इम्पेयर्स द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ठीक है, इम्पेयर करता है परफॉर्मेंस को डेली लिविंग का। मेमोरी इज द मोस्ट कॉमन कॉग्निटिव एबिलिटी अफेक्टेड। ठीक है, कॉज क्या हो सकते हैं डिमेंशिया का, कॉज क्या हो सकते हैं आपका डिमेंशिया का, तो एक आपका डिजेनरेटिव डिजीज, आपका ब्रेन प्रॉब्लम कुछ हुआ है, ब्रेन में कुछ दिक्कत हुआ है, मेटाबॉलिक डिजीज हुआ है, टॉक्सिक विटामिन डिफिशिएंसी का हो सकता है, ट्रॉमा, इन्फेक्शन और एंडोक्राइन। ठीक है, हाँ एंडोक्राइन क्या क्या है आपका, डिजेनरेटिव डिजीज होता है, डिजेनरेटिव डिजीज हो सकता है ना, या आपका ब्रेन में कुछ दिक्कत हुआ है, कोई टॉक्सिन कारण हो सकता है, कोई इन्फेक्शन कारण हो सकता है, कोई विटामिन कमी कारण हो सकता है। ठीक है, कोई ट्रॉमा हुआ उसका कारण हो सकता है, ट्रॉमा, कोई मेटाबॉलिक डिजीज हो सकता है, और एंडोक्राइन हो सकता है। एंडोक्राइन इन्फेक्शन, एंडोक्राइन का इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, एंडोक्राइन इन्फेक्शन, ट्रॉमा, टॉक्सिन, विटामिन डेफिशिएंसी, टॉक्सिन इंजरी है ना, और एंडो मेटाबॉलिक। ठीक है, डिजेनरेटिव और ब्रेन। तो डिजेनरेटिव क्या, डिजेनरेटिव में अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, जो पढ़ेंगे अपन अभी, अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया विथ लुइस बॉडी, हंटिंगटन डिजीज,
और पार्किंसन डिजीज़, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़, ये सब में आपका डीजेनरेटिव डिजीज़ के कारण डिमेंशिया हो सकता है, ठीक है। अब ब्रेन में क्या होगा, मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया हो गया है, सेरेब्रल वस्कुलाइटिस, सबड्यूरल हेमाटोमा, ट्यूमर, जितने भी ब्रेन का आते हैं, और नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, इसमें आपका डिमेंशिया हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है। तो डिमेंशिया हो सकता है, सॉरी डिमेंशिया हो सकता है, ठीक है। डीजेनरेटिव क्या होगा आपका, हंटिंगटन डिजीज़ हो गया आपका, और वस्कुलाइटिस वाला हो गया है ना, सॉरी ये नीचे आएगा वस्कुलाइटिस वाला। डिमेंशिया लूइस बॉडी, अल्जाइमर डिजीज याद करो, दो याद रखो, अल्जाइमर डिजीज याद रखो, और हंटिंगटन डिजीज याद रखो, और पार्किंसन डिजीज याद रखो, 3। अब नीचे आते हैं ब्रेन में क्या होगा, वस्कुलाइटिस हो गया है, सेरेब्रल वस्कुलाइटिस हो गया है, सबड्यूरल हेमाटोमा हो गया है, ठीक है, और ट्यूमर हो गया है, और हाइड्रोसेफेलस हो गया है। अब आते हैं मेटाबॉलिक, आते हैं मेटाबॉलिक में क्या है आपका, यूरेमिया और लीवर फेलियर। टॉक्सिक में अल्कोहल ले रहे हो या लीड और मर्क्यूरी पॉइजनिंग कर रहे हो, टॉक्सिक हो गया, ठीक है। मेटाबॉलिक और टॉक्सिक। विटामिन में क्या होगा, विटामिन B12 डिफिशियंसी, थायमिन डिफिशियंसी। और टोमेटिक में पंच ड्रंक सिंड्रोम, बॉक्सर को होता है, ठीक है। इन्फेक्शन में HIV इन्फेक्शन में हो सकता है ये। एंडोक्राइन में हाइपोथायरिज्म, हाइपर पैराथायरिज्म, एडेनल इनसफिशिएंसी और कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। हाइपर एडेनल और कुशिंग सिंड्रोम। Degenerative disease such as Alzheimer's disease cause progressive irreversible dementia. Some cause of dementia are reversible. कुछ cause होते हैं वो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि विटामिन B12 डिफिशियंसी हो गया आपका, है ना, और हाइपोथायरिज्म हो गया, क्रोनिक ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, सिफिलिस, HIV, और नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस हो गया, और सबड्यूरल हेमाटोमा, इसको आप ठीक कर सकते हो, ये रिवर्सिबल है। बाकी जो डिजेनेरेटिव होते हैं अल्जाइमर डिजीज, वो इरिवर्सिबल रहता है, उसमें आपका डिमेंशिया होता ही है, ठीक है। अब आते हैं अल्जाइमर डिजीज क्या होता है। अल्जाइमर डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विच रिजल्ट इन ग्लोबल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है। इसमें पूरा ग्लोबल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाता है, पर्सनैलिटी पूरा चेंज हो जाता है, और फंक्शनली इम्पेयरमेंट हो जाता है, ठीक है। इट इज़ फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन साइकेट्री अलोइस अल्जाइमर, ठीक है। पूरा ग्लोबल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, पर्सनैलिटी चेंज होता है, और फंक्शनल इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है। पर्सनैलिटी चेंजेस और आपका ग्लोबल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और फंक्शनल इम्पेयरमेंट। Alzheimer's disease is the most common cause of dementia in the elderly. It accounts for 60 to 80% of dementia in the elderly. The disease is twice as common women as among men, partially because women have longer life expectancy. Wow, ठीक है। तो वुमेन्स लोग का ज़्यादा लंबा जीते हैं उन लोग मेन से, इसलिए वुमेन लोग में ये ज़्यादा कॉमन होता है। इटोलॉजी क्या है, मोस्ट केसेस आर स्पोरेडिक विद लेट ऑनसेट and unclear etiology. However, about 5 से 15% of cases are familial, ठीक है। फैमिली हो सकता है या फिर अर्ली ऑनसेट, ठीक है, प्रीसेंसाइल, लेकिन जेनेटिक आता है आप। हेल्दी न्यूरॉन्स हैव एन इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर पार्शियली मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो हेल्दी न्यूरॉन्स होते हैं वो उनके पास खुद का सपोर्ट स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, पार्शियली, उसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द न्यूरल बॉडी टू द एंड्स ऑफ द एक्सॉन एंड बैक, ठीक है। जी जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्रॉम द न्यूरल बॉडी टू द एंड्स ऑफ द एक्सॉन एंड बैक, अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन टाउ बाइंड्स टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड स्टेबलाइज देम, ठीक है। अब एक टाउ जो होता है वो प्रोटीन, ठीक है, टाउ याद रखना, वो बाइंड करता है इनसे और स्टेबलाइज करता है। इन अल्जाइमर डिजीज टाउ इज चेंज्ड केमिकली, जो टाउ था वो चेंज हो गया। इट बिगिंस टू पेयर विद अदर थ्रेड्स ऑफ टाउ टू फॉर्म न्यूरोफाइब्रल टैंगल्स, ठीक है। फिर क्या करेगा, दूसरे थ्रेड ऑफ टाउ से मिल के वो न्यूरोफाइब्रल ट्रायंगल्स बनाएगा। व्हेन दिस हैपेंस द माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसइंटीग्रेट कोलैप्सिंग द न्यूरॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिजल्टिंग इन इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड लेटर डेथ ऑफ द सेल, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, जब जो टाउ है वो केमिकल चेंज हो गया है, अब वो एक न्यूरोफाइब्रल ट्रायंगल्स बना दिया है, तो जो न्यूरॉन्स है वो कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक, कोलैप्स हो जाएंगे, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा न्यूट्रिएंट्स का, और बाद में वो न्यूरॉन्स मर जाएंगे, ठीक है, डेथ हो जाएगा उन लोग का। एटलीस्ट 5 डिस्टिंक्ट जेनेटिक लोकाई लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 1, 12, 14, 19, 21 इन्फ्लुएंस करता है इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ द अल्जाइमर डिजीज, ठीक है। ठीक है, सॉरी, हाँ, एटलीस्ट जो 5 डिस्टिंक्ट होते हैं जेनेटिक लोकी, वो होते हैं क्रोमोसोम 1, 12, 14, 19, 21, वो इन्फ्लुएंस करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं। म्यूटेशन इन द जीन्स फॉर अमालॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन कॉजेज इम्पेयर्ड प्रोसेसिंग ऑफ अमालॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, ठीक है। जो आपका अमालॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन है वहाँ पे होता है म्यूटेशन, जिसके कारण क्या होगा, जो अमालॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन है वो
डिपोजिट करेगा बीटा एमिलॉइड को। बीटा एमिलॉइड क्या करेगा फिर, न्यूरॉन्स का डेथ कर देगा एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोफाइब्रल ट्रायंगल्स। ठीक है, मेनली कॉज क्या हो रहा है इसका, न्यूरोफाइब्रल ट्रायंगल्स बन जा रहा है जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पा रहे हैं, टाउ प्रोटीन के कारण नहीं हो पा रहा है। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ डिजेनेरेटिव एक्सोनल और डेंड्राइटिक प्रोसेस। हटाओ, अदर जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड द एपोलाइपोप्रोटीन। ठीक है, एपोलाइपोप्रोटीन ई एलिल्स। एपो ई प्रोटीन क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है बीटा एमिलॉइड को डिपोजिट करने के लिए। ठीक है, तो वो भी आपका खराब करेगा। ठीक है, द कोलिनर्जिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन मेमोरी फंक्शन। इसमें कोलिनर्जिक फंक्शन सिस्टम भी इन्वॉल्व रहता है एंड कोलिनर्जिक का अगर डेफिशिएंसी हो रहा है तो वो भी क्या करता है, वो अल्जाइमर को प्रोवोक करता है। ये सब का इटोलॉजी हो गया। आप क्या रख लो, कोलिनर्जिक याद रखो, एपोलाइपोप्रोटीन प्रोटीन ई एलिस याद रखो, एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन याद रखो जो कि डिपोजिट करते हैं बीटा एमिलॉइड को। एक आप याद रखो टाउ 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 वाला याद रखो आप। ठीक है, न्यूरोफाइब्रल ट्रायंगल्स बनता है, टाउ चेंज हो गया है केमिकली। और बाकी ऊपर जो है वो बताया ऐसी एक स्पोर्डिक याद रख लो, स्पोर्डिक और फैमिलियल। ठीक है, ये बाकी हेल्दी वाला एक थ्योरी बता दिया बस। अब आते हैं अपन फीचर्स में आते हैं। पेशेंट प्रेजेंट विथ प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस एंड डिक्लाइन ऑफ अदर हायर मेंटल फंक्शन। ठीक है, बहुत मेमोरी लॉस हो गया उसका। डिक्लाइन लैंग्वेज फंक्शन मैनिफेस्ट एज डिफिकल्टी इन नेमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स आर स्पीकिंग। ठीक है, वो लैंग्वेज को भी अच्छे से पहचान नहीं पाएगा, उसको डिफिकल्ट होगा लोगों को नाम बोलने में और उनको अंडरस्टैंडिंग करने में और बात करने में। पेशेंट में ऑल्सो हैव एप्रेक्सिया इन एबिलिटी टू कैरी आउट द स्किल्ड मोटर एक्टिविटी। वो अच्छे से अपना मोटर एक्टिविटी स्किल्ड नहीं कर पाएगा, वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा ऑब्जेक्ट को, प्लेस को और पीपल को। ठीक है, तो एप्रेक्सिया हो सकता है उसको, डिफ़िकल्टी होगा उसको नेमिंग में और अंडरस्टैंडिंग में, और क्या बोलते हैं लॉस तो होगा ही, उसका मेमोरी लॉस है ही कॉमन, और वो क्या बोलते हैं रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, प्लेस और पीपल को। देयर में भी बिहेवियल चेंजेस, उसको बिहेवियर चेंजेस भी आएगा जैसे कि एजिटेशन, एग्रेशन, बहुत गुस्सा हो जाएगा वो, वंडरिंग है ना, मैंने कहाँ आ गया हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, उसको डिल्यूजन आएगा, लॉस ऑफ इंसाइट एंड डिप्रेशन। लॉस ऑफ इनिबिशन में लीड टू इनएप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर। ठीक है, अब लोगों को समझ नहीं पा रहा है, लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, तो उसको सोशल बिहेवियर में चेंज देखने को मिलेगा। इन एडवांस स्टेजेस पेशेंट कैन नॉट वॉक, वो खड़ा होकर चल भी नहीं पाएगा, और फीड नहीं कर, खुद खा नहीं खा पाएगा, और डू एनी अदर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। दे मे बिकम इनकंटिनेंट। रिसेंट एंड रिमोट मेमोरी इज कम्प्लीटली लॉस्ट। ठीक है, पेशेंट में बी अनेबल टू swallow, वो खाना निगल भी नहीं पाएगा। दे आर रिस्क ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, निमोनिया, ड्यू टू एस्पिरेशन एंड प्रेशर अल्सर। एट दिस स्टेज दे आर completely dependent on others and placement in long term care facility may be required. Additional clinical features may be present depending on the underlying cause. ठीक है, ये हो गया। खा नहीं खा पाएगा, सलो नहीं कर पाएगा, वो एक ही जगह पड़े रहेगा, बेड से हो जाएगा, इस टाइम पे डिपेंड हो जाते हैं, और रिमोट और रिसेंट मेमोरी लॉस हो जाएगा उसको, और दूसरों डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हेल्प्स टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड फॉलो द प्रोग्रेशन ऑफ डिमेंशिया। न्यूरोसाइकेट्रिक ड्रग टेस्टिंग शुड बी डन व्हेन हिस्ट्री एंड पेयर मेंटल स्टेटस टेस्टिंग आर नॉट कंक्लूसिव। In advanced stages, the person is mute, lies on bed and succumbs to intercurrent infection. बाद में एकदम सीवियर में क्या होगा, पर्सन एकदम शांत हो जाएगा, बेड में पड़े पड़े इन्फेक्शन आएगा, वो मर जाएगा। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे। ब्लड टेस्ट, फुल ब्लड काउंट, ESR, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड ग्लूकोज, लिवर फंक्शन टेस्ट, सीरम कैल्शियम, विटामिन B12, फोलेट, थायराइड फंक्शन टेस्ट और HI सेरोलॉजी। वो जितना पढ़े हो ना सब आप ब्लड टेस्ट कर दोगे। TFT कर देना, LFT कर देना, RFT कर देना, HIV का चेक करना, कैल्शियम कैसा है उसका। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट ना, ESR, फुल ब्लड काउंट है ना, हेमोग्लोबिन, सब देखना है आपको। और CT स्कैन, MRI कर देना, और EEG, CSF का एग्जामिनेशन करना और ब्रेन बायोप्सी करना। मैनेज कैसे करेंगे अपन। मैनेजमेंट इज मेनली सपोर्टिव, फिजिकल, मेंटल एंड मोरल सपोर्ट देंगे उसको, शुड प्रोवाइडेड टू पर पेशेंट बाय फैमिली मेंबर्स एंड केयर गिवर्स। द बर्डन ऑफ इलनेस फॉल्स फ्रिक्वेंटली टू ऑन फैमिली मेंबर्स। ट्रीटमेंट कैसे देंगे अपन, ट्रीटमेंट देंगे अपन विथ एंटीऑक्सीडेंट, मेनली विटामिन E। तो ये करेगा, ये डिक्लाइन करेगा। ठीक है, डिक्लाइन करेगा कॉग्निटिव फंक्शन का। विटामिन E याद रखना, विटामिन E। ठीक है, देखो कोनर्जिक था, वो क्या बोलते हैं आपका जो एसाइकोलिन है वो भी एक था ना, वो भी एक था कि वो मेमोरी लॉस करने में वो कर रहा है ना, अल्जाइमर को बढ़ा रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोलिनटेरेस इनहिबिटर देंगे जो कि ना एसाइकोलिन को ना खत्म नहीं होने देगा, वो बॉडी में बढ़ाएगा। तो
कोलिनेटेरेस इनहिबिटर देंगे अपन, जैसे कि डोनिपेजिल हो गया, रिवास्टिंगमीन, ग्लैटामाइन, ठीक है, आर समवॉट इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग द कॉग्निटिव फंक्शन. These drugs inhibit acetylcholinesterase, increasing the acetylcholine level in the ब्रेन, ठीक है. डोनिपेजिल, रिवास्टिंगमीन, ग्लैटामाइन. अब एक और आपका है मिमाटिन, ठीक है. मिमाटिन में NMDA है, एन मिथाइल डी एस्पेरेट एंटागोनिस्ट, ठीक है. एंटागोनिस्ट में हेल्प स्लो द लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन पेशेंट विथ मॉडरेट टू सीवियर डिमेंशिया, ठीक है. एंड मे बी सिनर्जेटिक्स व्हेन यूज्ड विथ कोलिनेटेरेस इनहिबिटर. गिंको बाइलोबा देते अपन, वो भी ठीक करता है. अदर में क्या होगा, एंटी साइकोटिक दे दो और एंटी डिप्रेसेंट दे दो, एंटी एंजाइटिक दे दो, है ना, इसे भी आप दे सकते हो. तो वही लिखा है इस देखो, पेशेंट विथ डिमेंशिया एंड साइन ऑफ डिप्रेशन शुड बी ट्रीटेड विथ नॉन एंटीकोलिनर्जिक एंटी डिप्रेशन, प्रीफरली SSRI, ठीक है. ये हो गया आपका अल्जाइमर डिजीज हो गया. इसके साथ हमारा CNS सिस्टम कंप्लीट होता है. एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद आप क्या बोलते हैं बुक पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है. चलो, थैंक यू.